तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं जो बता रहा हूँ उसमें हम कुछ वैल्यूज़ को याद रखेंगे, जैसे एंगस्ट्रॉम। तो जो एंगस्ट्रॉम है या नैनोमीटर है या माइक्रोमीटर है या पिकोमीटर है या फर्मीमीटर है, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम याद रखेंगे। तो जैसे 1 एंगस्ट्रॉम है अगर अपने पास, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10⁻⁻10 मीटर। और ये काफ़ी यूज़फुल कन्वर्जन है जो हम यूज़ करेंगे काफ़ी सारी जगह पे, स्पेशली एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब भी हम वेवलेंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर, राइट। एंड अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें, माइक्रो को हम यूज़ से दिखाते हैं, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। एंड देन वी हैव पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। तो इन सारे कन्वर्जन को हम याद रखेंगे। उसके बाद है फाइनली फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो है एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। तो जैसे लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि अगर अपने को एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या वैल्यू होगी, या फिर नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर रहे हैं या एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंटरचेंजेबली भी हम कर सकते हैं। वो सिंपल सा कैलकुलेशन है दैट यू कैन ट्राई। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज। इस क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो उस पर जो चार्ज है, तो लेट्स से जनरली इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ है इसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल जब होगा तो हम बोलेंगे चार्ज विल बी क्वांटाइज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस वैल्यू को ई से रिप्रेजेंट करें, राइट, तो ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन होगा। एन कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइज। इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू एन की नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की कि जैसे मैंने किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दिया, राइट। तो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव कैथोड रखा और यहाँ पे पॉजिटिव कैथोड रखा और इसको मैंने एक पावर सोर्स, लेट्स से कि अगर मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ ये V है, तो V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये करंट फ्लो होगा तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V रहेगा। तो जब भी हम किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे रखते हैं तो चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जब चार्ज की मूवमेंट स्टार्ट होगी तो मूवमेंट के साथ साथ जैसे ही चार्ज का मोशन स्टार्ट होगा तो एज पर फिजिक्स क्या होगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ दिस चार्ज व्हेन केप्ट across this potential difference it will become Q into V. That is also kinetic energy because it started moving, so इसके पास kinetic energy है। और हम जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है, जैसे हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट्स से हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं। जनरली एग्जिस्टेंस में दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमने अगर मान लीजिए दो चार्ज को साथ में लिया और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है r, तो इस केस में क्या होगा, जब भी टू चार्ज सिस्टम है तो इनका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो इसको याद रखिएगा, इसका हम यूज़ करेंगे थोड़ा टाइम के बाद डिफरेंट एटॉमिक मॉडल में। तो ये दो फॉर्मूला की बात की मैंने। जब चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर मूवमेंट होती है और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी और उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला QV। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा K। इसको अगर इस कांस्टेंट को अगर हम K बोले तो हम इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R, राइट। तो ये हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले हैं। अब लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जो चार्ज है
उसको हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखा है। तो ये जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी जब हमने किसी चार्ज को, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन है इसको रखा और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस रखा। तो Q की वैल्यू मैंने E ले लिया और V की वैल्यू 1 वोल्ट। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो और यहाँ पे वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं फिर। अगर मैं इसको जूल में लिखना चाहूँ तो चार्ज जो मैंने बताया था, ये जो चार्ज है E, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ और V की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल क्यों? क्योंकि एनर्जी का यूनिट है और यहाँ पे कूलम इंटू वोल्टेज जब हम लेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इंटू जूल। तो जो एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल हो जाएगा। अब इस पर क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और चार्ज हमें मालूम है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर वोल्टेज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, जो कि हमने देखा। तीसरी पॉसिबिलिटी है काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो थर्ड जो अननोन है चार्ज, उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल हैं, 3 में से अगर 2 वैल्यू दी हुई है, तीसरी मिसिंग है, तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक मॉडल आया जिसका नाम है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल बड़ा वेग मॉडल था। उसमें यह था कि जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी है, वो डायनामिक नहीं है, वो उसका मूवमेंट ही नहीं होता। और थॉमसन मॉडल को हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन को अगर हम इमेजिन करें तो उस पर क्या होता है कि स्फेरिकल शेप है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप है, और उसके अंदर जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन, और जो एंटायर स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे एम्बेडेड है, और ये भी क्लियर नहीं था कि उनका डिस्टेंस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डिस्टेंस है, या उनका स्पेसिफिक लोकेशन क्या है। तो ये एक ऐसा मॉडल था जो जस्ट इमेजिनरी था, इसका कोई मतलब साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं थी। और बाद में जाके ये मॉडल फेल हो गया। रीजन इसका बड़ा क्लियर था, क्योंकि अनस्टेबल मॉडल था, स्टैटिक मॉडल था, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। थॉमसन मॉडल के फेल होने के बाद एक नया मॉडल आया जिसका नाम था रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा, जो कि वाइडली नोन है। तो उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में हम बात करेंगे, और उसके रिजल्ट, उसके ऑब्जर्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। जनरली आप जब स्कूल में NCERT की बुक देखते हो तो वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात किया है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किया है, बट उसके जो रिजल्ट हैं उसको हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करें, मतलब उसका न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो मॉडल ऑफ एटम, इसमें क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में पहले बात करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको देखते हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन लेते हैं या न्यूक्लियस लेते हैं, तो उसका नाम उसने रखा अल्फा पार्टिकल। तो उसने अल्फा पार्टिकल चूज करा। चूज करने के पीछे उसका लॉजिक ये था कि अगर किसी मेटल के अंदर एटम है और उसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है कुछ, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो वो ये चेक करना चाह रहा था कि रिपल्सन होगा या नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये देखना चाह रहा था कि क्या एटम के अंदर रियली मोस्टली जो पार्ट है वो एम्प्टी है, मतलब वॉल्यूम एटम का तो बहुत बड़ा हो सकता है, बट उसके रेस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होगा। तो वो भी स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें क्या है कि हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल एमिटर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल रखते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे पोलोनियम फॉर एग्जांपल। तो पोलोनियम यूज़ किया, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल है। अब यहाँ से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो अल्फा पार्टिकल एमिटर है। तो यहाँ से जब वो एमिट होगा तो लेट्स से मैं ये बोलता हूँ अल्फा पार्टिकल की रेज यहाँ पे आ रही है, और अगर ये डेविएट ना करे तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक स्प्लिट लगा दिया। स्लिट का क्या फंक्शन होता है कि जो रे है उसको स्ट्रेट रखें। अभी तक हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो रे आ रही है उसको हम स्ट्रेट रखें, वो डेविएट ना करें।
उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल रखा है, जैसे गोल्ड फॉइल रखा है। अब गोल्ड फॉइल का क्या फंक्शन है यहाँ पे कि ये मेटल का है, और गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया, इसके पीछे एक लॉजिक था कि गोल्ड जो एज ए मेटल इसकी डक्टिलिटी सबसे हाई होती है। दुनिया में एक ऐसा मेटल है जिसको आप हैमरिंग कर करके सबसे पतला बना सकते हो। तो उनका एजम्पशन ये था कि जितना पतला बनाया जा सकता है उतना बनाएं, और अगर ये पतला हो गया, क्योंकि इससे पतला पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तो ये जो अल्फा पार्टिकल वो इसको क्रॉस कर जाएगा अगर इसके अंदर एम्प्टी स्पेस होगा तो जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आई या अल्फा रेज यहाँ पे आई, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज इसको क्रॉस कर गए, और क्रॉस करने के बाद लेट्स से एक यहाँ पे सर्कुलर स्क्रीन लगाया गया। क्यों लगाया गया, इसके पीछे एक रीजन था कि अगर लाइट यहाँ से डेविएट करती है तो ये क्या होगा, स्कैटर करेगी, और जब स्कैटर करेगी तो हो सकता है अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट स्क्रीन लगाया होता तो वो सीधा बाहर भी जा सकती है। तो उसको रोकने के लिए हमने एक सर्कुलर स्क्रीन का यूज़ किया है। सर्कुलर स्क्रीन के अंदर वाले पार्ट पे, इनर साइड पे हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने का पर्पज़ क्या था कि अगर ये रेज अगर इसके इनर सरफेस को हिट करेगी तो इसको ग्लो कराएगी, क्योंकि वो फ्लोरेसेंस का काम करेगा। तो आपने देखा होगा, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे अगर डार्ट बोर्ड होती है, कई बार लोग डार्ट प्ले करते हैं, तो अगर राइट पोजीशन पे, राइट लोकेशन पे अगर उसको हिट कर दिया तो वो ग्लो करने लगती है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर अल्फा पार्टिकल इसको हिट कर रही है तो ये ग्लो करने लगती है। इससे ये मालूम होता है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ तक पहुँच रही है। एक बात। दूसरी बात कि कई सारे अल्फा पार्टिकल हैं जो डेविएट हो गए अपने पास और स्कैटर कर गए। क्लियर है यहाँ तक? वो अधिकतर तो स्ट्रेट चले गए, बट कई सारे ऐसे थे जो कुछ एंगल से डेविएट कर गए, एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसको हम बोलते हैं स्लिट। ये अपना गोल्ड फॉइल, और ये अपना सर्कुलर स्क्रीन, और ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। तो ये अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। इस सेटअप के बाद हम बात करेंगे इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन क्या था इसका कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे, कंक्लूजन क्या निकला कि अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल था वो तो स्ट्रेट चला गया। जैसे मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, लेट्स से कि मैं बोलता हूं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है ये देखिए, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये डेविएट नहीं कर रहा, बट जो कुछ हैं वो एंगल के साथ ऐसे चले गए। और इसमें से बहुत ही रेयर रेस थी जिसने यू टर्न ले लिया। यू टर्न का मतलब है यहाँ पे 180 डिग्री एंगल से वापस आ गया। तो इसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि जो हीलियम आयन है, बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल है, वो क्या पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे मतलब मेटल के अंदर जो एटम है उसमें डेंस कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो वापस यू टर्न ले लेता है। तो ये एक था। दूसरा क्या उन्होंने बोला कि एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होगा न्यूक्लियस और दूसरा होगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस पार्ट है और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो ये उनका कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन था कि अगर हम रेडियस की बात करें, मतलब ये अगर अपना न्यूक्लियस है और ये अपना एटम है, तो एटम का रेडियस एंड न्यूक्लियस का रेडियस, इसको कंपैरिजन करके देखना चाह रहा था कि न्यूक्लियस का रेडियस क्या हो सकता है और एटम का क्या हो सकता है। तो लेट्स से अगर मैं एज्यूम करूं कि जो न्यूक्लियस है और जो एटम है ये दोनों स्फेरिकल शेप के हैं, और स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं उसकी वॉल्यूम की बात करूं तो किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है दैट इज 4/3 πr³। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या होगा 4/3 पाई r ऑफ एटम का क्यूब एंड 4/3 पाई r ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। अब जो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब r ऑफ एटम जो है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, दैट वाज 10⁻⁻10 मीटर इसका क्यूब, और जो r ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट विल बिकम लाइक 10⁻15। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल्स टू 10⁻15 टाइम्स
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब है जो भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम है उसका 10⁻15 टाइम्स, मतलब आप समझ सकते हो 10⁻15 क्या वैल्यू होती है, इतनी ह्यूज वैल्यू है, उसका 15 टाइम्स 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस वॉल्यूम ऑफ एटम होगा। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम का साइज बहुत 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 बड़ा होता है, राइट। इसका मतलब है जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। बट हम ऐसा नहीं करते कि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ऑफकोर्स हम इसका रेडियस लेते हैं। आप देख सकते हो कि अगर मैं रेडियस की बात करूं एटम की तो 10⁻10 है और न्यूक्लियस की बात करूं 10⁻15 है, तो इतना छोटा साइज है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट कंक्लूजन है कि जो एटम है उसका रेडियस क्या होगा। तो एक और फॉर्मूला लिखते हैं, R = R0 a⁻1/3। ये जो R0 की जो वैल्यू है दैट इज 4/3 इंटू 10⁻−10 सेंटीमीटर इंटू a⁻1/3। ये जो a है ये है मास नंबर ऑफ द मेटल यूज इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हमने गोल्ड फॉइल लिया था। अभी मैं बात करूँ रेडियस की, तो रेडियस कितना आ गया, R = R0 a⁻1/3। a क्या है, मास नंबर ऑफ एटम, एंड R क्या है, रेडियस ऑफ एटम। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो फॉइल है ये गोल्ड फॉइल ना लेके हमने एल्युमिनियम फॉइल लिया, तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 27। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 27 पुट करूँ तो 27 का क्यूब क्या होगा, 3। तो 4/3 इंटू 10⁻10 इंटू 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपना 4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर है। ए की वैल्यू हमने कितना लिया, 27, जो कि एल्युमिनियम का मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट है अपना कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं ये सर्टन एंगल के साथ कर रहे हैं। तो इस पे एक काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड विद एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁡θ/2 का होल 4। तो इसको भी हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट कंक्लूजन है कि अगर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विद एंगल थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁡θ/2 होल 4, राइट। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। लेट्स से कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 60 डिग्री पे डेविएट हो गए और उनका जो नंबर है दैट इज 112, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो 90 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं या स्कैटर कर रहे हैं। तो उनका नंबर मालूम करना है कि कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 90 डिग्री से डेविएट हो गया, और जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं जिन्होंने 60 डिग्री से डेविएट किया उनका नंबर दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल है, हम क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो में क्या करेंगे, n 60 डिग्री दैट इज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विद एंगल 60 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विद एंगल 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, जब आप करोगे तो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम sin 60/2 करेंगे, क्योंकि sin थीटा पे 2 है, तो थीटा की वैल्यू अगर मैंने 60 डिग्री लिया तो sin 60/2 कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और जब मैं इसका होल 4 लूँगा तो 1/2 होल 4 इक्वल्स टू 1/16, और जब मैं इसका इन्वर्स रेशियो लूँगा इट विल बिकम 16, इट विल बिकम 16। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो साइन अगर थीटा की वैल्यू अगर मैंने 90 डिग्री ले लिया तो साइन 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज साइन 45 एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2, फाइन। और जब इसका हम होल 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, और जब इसका रिवर्स करेंगे तो दैट विल बिकम 4, फाइन। अब इन दोनों की वैल्यू को हम डालते हैं। n 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमने इसको सॉल्व करके देखा 16 आ रहा है, तो और इसकी वैल्यू दी हुई थी अपने पास 112, और इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, तो हमने एज्यूम किया दैट विल बी x। तो ये जो सॉल्व किया हमने, इससे अपने को क्या आ रहा है 16, और इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 4, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बिकम 112 इंटू 4/16, ठीक है, दैट विल बिकम 28। तो ये है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विद एंगल 90 डिग्री।
और ये ऑब्वियस है कि जितने ज़्यादा अल्फा पार्टिकल लेसर एंगल से डेविएट करेंगे, राइट, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो जितना एंगल बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होते जाएंगे जो उस एंगल से डेविएट करेंगे। तो मतलब लार्जर द एंगल लेसर द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड। नेक्स्ट है अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? अगर अपने पास अल्फा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाके वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसका मैं पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ड्रॉ करते हैं इसको और उसके बाद फिर मैथमेटिकली इसको डिस्कस करेंगे। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जेईई मेंस के लिए या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, अगर मैं नीट की भी बात करूँ तो काफ़ी क्रूशियल कॉन्सेप्ट है और जनरली देखा गया है कि हर साल किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कैसा समझेंगे इसको कि लेट्स से हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस पे हम अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ मूव करा रहे हैं। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगी तो अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम आयन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है जो कि न्यूक्लियस है। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज सिस्टम के अंदर आते हैं। तो लेट्स से मैं ये बोलता हूँ कि ये जो हीलियम आयन है जो पॉजिटिवली चार्ज है, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट ए पे है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, मतलब इसका जो फील्ड ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है उससे बाहर है। तो मैं उस डिस्टेंस को बोलूँगा कि हीलियम आयन और अल्फा पार्टिकल इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आर जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट वुड बी आर इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। अब ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, क्या क्या एनर्जी हो सकती है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कि अल्फा पार्टिकल एमिटर एक डिवाइस होता है जो कि गन की तरह फायर करता है, तो वहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ तो वेलोसिटी होगी उसकी। तो मैं मान के चलता हूँ जो अल्फा पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v0 या फिर v अल्फा इक्वल्स टू v0 और v अल्फा। और ऑफकोर्स इसका मास भी होगा, तो हम बोल सकते हैं मास इक्वल्स टू m अल्फा। और जो इस पर चार्ज होगा, चार्ज ओवर अल्फा इक्वल्स टू 2e। ठीक है, मैंने कुछ इसके पैरामीटर्स ले लिए कि क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो पॉइंट ए पे क्या क्या एनर्जी हो सकती है? इसके पास वेलोसिटी है, तो बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। हमें मालूम है फिजिक्स में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मोशन कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, स्पीड है, तो हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी होगी एंड दैट इज इक्वल्स टू m ऑफ अल्फा, दैट इज मास ऑफ अल्फा एंड v अल्फा का होल स्क्वायर, राइट। अब साथ साथ हमारे पास दो चार्ज सिस्टम भी हैं, तो इन दोनों चार्ज सिस्टम के साथ अगर हम बात करें तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इनटू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r। तो इसको याद रखेंगे, दो एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और क्यों पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि टू चार्ज सिस्टम है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है, हीलियम आयन मूव कर रहा है, अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब हम क्या करेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या मैंने बोला? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम किसी भी पॉइंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जब अल्फा पार्टिकल इधर की तरफ चलेगा तो यहाँ पे आने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ बी पॉइंट पे आने के बाद अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो गया, राइट। अगर ये स्टॉप हो गया तो हम बोलेंगे इस डिस्टेंस के बियॉन्ड अल्फा पार्टिकल अब मूव नहीं कर सकता जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, राइट। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो ये जो डिस्टेंस है हमारा न्यूक्लियस के साथ, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से r0, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके बियॉन्ड अल्फा पार्टिकल मूव नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे,
तो हम पॉइंट बी पे देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कि बी पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे आके अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो गया है तो ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर से अगर मैं इसको बोलूँ के, तो ये हो जाएगी के Q1 Q2 अपॉन R नॉट। R नॉट क्यों लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसके बियॉन्ड अल्फा पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे R नॉट का नोटेशन डाला है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी और टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ ए का लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है ए पे, तो जब भी हम किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं, इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है वो जीरो हो जाता है। तो अगर मैं बोलूँ के Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी इट विल बिकम जीरो। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, और एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी फिर से के Q1 Q2 अपॉन R नॉट। तो जीरो जीरो तो यूजलेस हो गया, तो R नॉट की वैल्यू अगर हम निकालें तो ट्वाइस के Q1 Q2 अपॉन एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप इसको बॉक्स में डाल के रखें, ठीक है।